हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 25 अक्टूबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 25 अक्टूबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो आपको ध्यान से देखनी है, एंड तक देखनी है। अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग कल के रिवीजन से। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस कब मनाया गया। तो ये दिवस दोस्तों मनाया जाता है 22 अक्टूबर को। इसके अलावा अक्टूबर 2023 में से ही अभी चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी से कौन सा उठा है, तो वो है हमून नाम का। और अगर पूछा जाए अरब सागर से कौन सा उठा है, तब आप बताएंगे तेज नाम का। इसके अलावा बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन पुरस्कार उधमपुर सैन्य स्टेशन को मिला है। भारत ने अभी हाल ही में मलेशिया के साथ हारिमो शक्ति अभ्यास शुरू कर दिया है अपना। इसके अलावा दक्षिण कोरिया जो है ये अमेरिका और जापान के साथ मिलकर के भी एक त्रिपक्षीय अभ्यास कर रहा है। कहां पर? कोरियाई द्वीप के दक्षिणी हिस्से में। इसके अलावा अभी हाल ही में डी वाई चंद्रचूड़ जी, जो कि भारत के 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, इनको अभी अल्मा मेटर हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार यानी ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिला है। और हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था कि अभी दोस्तों गोंडा उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा कन्या पूजन समारोह शक्ति वंदन आयोजित हुआ। अबू धाबी मास्टर्स जीत लिया है उन्नति हुड्डा ने। और वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बना लिया है शुभमन गिल ने। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व प्रसिद्ध कप्तान रहे और पूर्व भारतीय स्पिनर रहे बिशन सिंह बेदी जी का निधन हो गया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन, और ये कल हम लोगों ने पढ़ा था। अब आज की करंट अफेयर हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले डेली करंट अफेयर की पीडीएफ और बहुत सारी क्विजेज आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री में दी गई है। कहाँ पर? एमजीटी ऐप पर। आप एमजीटी ऐप पर जाइए, उसको डाउनलोड कीजिए। सभी महीनों की भी, सभी आपको दिनों की वहां पर करंट अफेयर की पीडीएफ भी मिलेगी, क्विज भी मिलेगी, और भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल फ्री में मिलेंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों यूनाइटेड नेशंस डे प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस बार भी 24 अक्टूबर को मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 अक्टूबर को इसका होता है फाउंडेशन डे। एक्चुअली में इसी दिन 24 अक्टूबर के दिन 1945 में इसका चार्टर जो है ना, वो लागू कर दिया गया था। इसका चार्टर था क्या? यूनाइटेड नेशन बेसिकली स्थापित इसीलिए किया गया था क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ था। नागासाकी हिरोशिमा पर जब जापान पर जब बम गिराया गया अमेरिका के द्वारा, तो जापान ने सरेंडर कर दिया और उसी के साथ विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई अगस्त में ही। तो सितंबर छोड़ो, अक्टूबर में एक चार्टर लागू किया गया। बहुत सारे देश इकट्ठा हुए, 51 देश दुनिया भर के इकट्ठा हुए, और उन लोगों ने ये माना कि अब आने वाले टाइम पर ना एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो आने वाले समय पर कोई तीसरा विश्व युद्ध ना होने दे। तो इसीलिए ये यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई, संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी कि सभी देशों का संयुक्त रूप से एक देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन हो जो बीच में कोऑपरेट करे। युद्ध जैसी स्थिति जब भी आए तो ये ना होने दे। अगर किसी का कोई विवाद आता है तो वो यूनाइटेड नेशन में जाकर के अपने विवाद को सुलझा सके। और इसी कड़ी में सभी देश जिनके जिनके जो भी मुद्दे थे, बॉर्डर डिस्प्यूट थे, वो लोग गए। आप भी देखे कि अपना भी कश्मीर वाला मामला यहाँ पर चला गया था, पीओके वाला मामला शुरुआत में ही। तो शुरुआत जब इसकी हुई तब तो 51 देश इसमें थे। भारत भी उसमें फाउंडिंग मेंबर में शामिल था। धीरे धीरे से इसमें और देश शामिल होते गए। 193 सदस्य देश आज के टाइम पर है। अगर आपसे पूछा जाए लास्ट वाला 193वां देश कौन सा है, तब आप बताएंगे दक्षिण सूडान है, जो यूनाइटेड नेशन में सबसे लास्ट में शामिल हुआ। चलिए, तो 1945 में ये हुआ था। अच्छा, यूनाइटेड नेशन की दोस्तों 6 बॉडीज हैं, मतलब 6 इसके समझ लो सेगमेंट हैं, इसके भाग हैं। कौन कौन से? एक तो आप हमेशा सुनते हो यूएनजीए, संयुक्त राष्ट्र महासभा जिसे कहते हैं, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली। एक होता है सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके तहत वीटो पावर मिलता है, जिसके 15 मेंबर होते हैं और 5 जो हैं वो परमानेंट मेंबर हैं। यूनाइटेड नेशन का इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूनाइटेड नेशन का ट्रस्ट काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो आईसीजे के नाम से प्रसिद्ध है, यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरिएट। तो ये 6 इसके पार्ट है, ठीक है ना? ये आप याद रखेंगे। स्थापना इसकी 24 अक्टूबर को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है और एंटोनियो गुटेरेस जी इसके वर्तमान में हैं अध्यक्ष। क्लियर? अच्छा, 24 अक्टूबर को ही दोस्तों पोलियो दिवस भी मनाया जाता है। कल हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, पोलियो दिवस के बारे में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये प्रमुख दिवस है, कल हम लोगों ने रिकॉल किया था, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। एशियाई पैरा गेम्स 2022 में पुरुषों की ऊंची कूद में शैलेश कुमार ने कौन सा पदक जीता? तो देखो, एशियाई पैरा गेम्स 2022 अब हो रहा है।
यहाँ 2022 क्यों लिखा गया है ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। एक्चुअली में ये होना 2022 को था, लेकिन 2023 में हो रहा है। तो आप चाहे 2023 लिखो, लेकिन इसका जो नाम होगा ऑफिशियल डेटा में एंट्री वो 2022 के नाम से ही होगा। ठीक है। तो एशियाई पैरा गेम्स 2022 जो है, इसमें पुरुषों की ऊंची कूद में शैलेश कुमार ने जीता है गोल्ड मेडल। अब ये खास क्यों है? क्योंकि दोस्तों आपको बताना है कि एशियाई गेम्स जो समाप्त हो गया ना, जस्ट उसके बाद ही एशियाई पैरा गेम्स आयोजित हो रहा है। जब भी कोई ऐसा बड़ा इवेंट होता है जैसे ओलंपिक हुआ, तो ओलंपिक पहले तो होगा सामान्य खिलाड़ियों के लिए। जैसे ही ओलंपिक हो जाता है, तैसे ही उसी जगह पर उसी देश के द्वारा होस्ट किया जाता है पैरा ओलंपिक गेम्स। ऐसे ही कॉमनवेल्थ के बाद पैरा कॉमनवेल्थ, ऐसे ही एशियन गेम्स के बाद पैरा एशियन गेम्स। तो ये यहाँ पर अभी चीन के हांगझोउ में आपने पढ़ा, पिछले कुछ दिनों में 9 अक्टूबर को अभी समाप्त हुआ एशियन गेम्स। तो अब वहीं पर एशियन पैरा गेम्स खेले जा रहे हैं। तो उस पैरा गेम्स में शैलेश कुमार ने दोस्तों जीता है गोल्ड मेडल। ये पैरा गेम्स क्या होते हैं, या कहें पैरा एथलीट क्या होते हैं? पैरा एथलीट वे जो फिजिकली दोस्तों हैंडीकैप्ड होते हैं, या कहें दिव्यांग होते हैं। अब उसमें कई टाइप होते हैं, इसीलिए आप यहाँ पर देखोगे ना, हमेशा आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कोडेड लिखा होगा, T63, T54, B22, ऐसे अलग अलग यहाँ पर लिखे होंगे टाइप। ये एक्चुअली में टाइप है क्या? एक लिस्ट निकाली गई है कि फिजिकल हैंडीकैप के टाइप कितने हैं, किस प्रकार से हैं। यानी जैसे आप ऐसे समझो, हो सकता है कि किसी एक खिलाड़ी का, कोई बैडमिंटन का खिलाड़ी है, उसका एक बायां हाथ नहीं है और वो दाएं हाथ से खेल रहा है, बाकी सब ठीक है, पैर वैर ठीक है, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। या फिर मान लो कोई एक ऐसा खिलाड़ी है जिसका दोनों हाथ तो ठीक है, लेकिन एक पाँव ठीक नहीं है, एक पाँव में रॉड लगा हुआ है, तब वो खेल रहा है, तब उसे थोड़ा सा ज्यादा तकलीफ होनी पड़ेगी। तो ऐसे में अगर उस वाले खिलाड़ी से जिसका एक हाथ नहीं है लेफ्ट वाला, और दाहिने हाथ से वो बाखूबी खेल रहा है और दोनों पैर ठीक है, उससे अगर उसका मैच कराएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, स्कोर में अंतर आने लगेगा, साफ साफ जाहिर है। तो ऐसे में यहाँ पर कैटेगरीज बनाई गई, बहुत सारी कैटेगरीज। तो जिस कैटेगरी का जो खिलाड़ी होगा, जिसका जो प्रॉब्लम होगी, उसको उसी सेम प्रॉब्लम वाइज से यहाँ पर भिड़ाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? इसीलिए आपको यहाँ पर हमेशा कोड दिखा होगा। इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत लंबी लिस्ट है। मतलब आप समझो कि किसी की आंख में प्रॉब्लम, किसी के पैर में प्रॉब्लम, किसी को कुछ प्रॉब्लम, बहुत सारे शरीर में आप जानते हो हड्डियां भी होती है। तो फिलहाल ये सारी डिटेल्स थी। अभी ये शुरुआत हो चुका है, जब ये अंत हो जाएगा तब मैं एक प्रॉपर तरीके से वीडियो बना करके एशियन गेम्स की तरह आपको भी दे दूंगा। अभी यहाँ पहला क्वेश्चन इसलिए लिया गया जिससे आपको थोड़ा सा जानकारी हो सके कि हाँ ये भी चल रहा है अभी। ठीक है ना? चलिए, तो वैसे अभी टोटल जब ये एंड हो जाएगा तो जितना मेडल जीता होगा इंडिया, सब कुछ का मैं आपको बताऊंगा। तो चीन के हांगझोउ में हो रहा है। अब एशियन गेम्स को रिवाइज करना बनता है क्योंकि एशियन गेम्स की ही बात हो रही है। एशियन गेम्स हांगझोउ चाइना में हुआ 19वां संस्करण था इस बार का। और ये आयोजित कौन कराता है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, इसे ही हम लोग एशियाड कहते हैं। मोटो एवर ऑनवर्ड था जो एशियन गेम्स हुआ था उसका। ठीक है, इसको यहाँ पर देखिए 2023 लिखा गया है, लेकिन 2022 ही हम लोग कंसीडर करके चलेंगे। पहला इवेंट हुआ था नई दिल्ली में 1951 में, और लास्ट इवेंट जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था 2018 में। अभी अगला वाला इवेंट जो होगा ये जापान में होगा, नागोया में, 2026 में। इस बार का जो इवेंट हुआ, इसमें भारत रहा मेडल टेबल में चौथे स्थान पर, 28 गोल्ड के साथ, 38 सिल्वर के साथ, और बाकी बचा 41 ब्रॉन्ज मेडल के साथ। टोटल भारत ने 107 मेडल जीते हैं, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक विनिंग था। टॉप पर चाइना था। चाइना के दोस्तों 201 तो गोल्ड मेडल ही थे। चाइना के बाद जापान, जापान के बाद यहाँ पर साउथ कोरिया, उसके बाद भारत का स्थान था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहां पर भारत के पहले नैनो लिक्विड डीएपी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया? तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने अभी हाल ही में दोस्तों कहां पर? गांधीनगर गुजरात में फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया है, जो कि भारत का पहला नैनो लिक्विड डीएपी फर्टिलाइजर है। ये नैनो लिक्विड डीएपी फर्टिलाइजर का क्या मतलब है? डीएपी मतलब होता है डाई अमोनियम फास्फेट। तो ये डाई अमोनियम फास्फेट है और ये लिक्विड फॉर्म में है। पहली बार इफको ने दोस्तों एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की है, नैनो यूरिया वाली। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी एक बार बता भी चुका हूं, जब नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया था इन्होंने। अब ये नैनो लिक्विड डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट भी लॉन्च कर दिए हैं। तो अब आने वाले टाइम पर ना, जितने भी फर्टिलाइजर्स होने वाले हैं वो लिक्विड फॉर्म में आने वाले हैं। अब तक बोरी भर भर के आप ले जाते थे, है ना, किसान ले जाते थे। अब यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में होगा। इसकी ताकत आप देखो, मात्र 500 ml की एक बोतल का अगर आप लिक्विड फॉर्म में ले जा रहे हो तो ये 45 किलो यूरिया के बराबर है। यानी 45 से 50 किलो की एक बोरी होती है खाद की। तो वो 500 मिलीलीटर, एक आधी लीटर की बोतल में
उतना पावरफुल आ जाएगा, हो जाएगा कंटेंट। आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा ये चेंज आने वाला है। और ऐसा करने वाला ये ना सिर्फ भारत में पहला बल्कि दुनिया में पहला है। इफ्को ने दुनिया को दिखा दिया कि दुनिया का पहला लिक्विड यूरिया कैसे बनाया जाता है, भारत ने बनाया है। नैनो लिक्विड यूरिया के साथ साथ अब नैनो लिक्विड डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट फर्टिलाइजर भी बना दिए हैं। तो इसका प्लांट जो है, इसका लॉन्चिंग अभी गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है, जो कि सहकारिता मामलों के भी मंत्री हैं। क्लियर है। इफ्को के बारे में अगर बात करें तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष हैं दिलीप सांघनी जी। अध्यक्ष का नाम आपसे पूछा जा सकता है। अगला, रियाद में आयोजित 7वें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में भारत की तरफ से कौन से केंद्रीय मंत्री भाग लेंगे? तो दोस्तों रियाद कहां पर पड़ता है? सऊदी अरेबिया में पड़ता है। तो यहां पर आयोजित हो रहा है 7वां फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव। इसमें भारत की तरफ से जा रहे हैं दोस्तों पीयूष गोयल जी। पीयूष गोयल जी कपड़ा मंत्री तो हैं ही साथ ये दोस्तों वाणिज्य मंत्रालय भी देख रहे हैं। तो इनको अभी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव जो हो रहा है रियाद में, सऊदी अरब में, उसमें ये भारत को रिप्रेजेंट करने जाएंगे। इसकी थीम रखी गई है द न्यू कंपास। क्या है? द न्यू कंपास। तो 24 से 26 अक्टूबर के बीच में आयोजित होगा रियाद में, सऊदी अरब में। इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य ये होगा कि वाणिज्य और उद्योग का कैसे बढ़ावा दिया जाए, कैसे बढ़ाया जाए इन्वेस्टमेंट वगैरह। ठीक है, फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो इसके लिए ये जा रहे हैं वहां पर। तो इसका कौन सा संस्करण है? 7वां। अगला देखते हैं। हाल ही में किसने नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट लिमिटेड यानी एनसीईएल इसका शुभारंभ किया है? तो इसका शुभारंभ अभी किया है दोस्तों अमित शाह जी ने। ये केंद्रीय गृह मंत्री हैं, साथ ही साथ अगेन सहकारिता मामलों के मंत्री हैं। सहकारिता मंत्रालय एक नया मंत्रालय बनाया गया था, तो उसका मंत्रालय इनको दिया गया था। तो उसी सहकारिता मंत्रालय के तहत इन्होंने इस कंपनी का भी शुभारंभ किया है। ये एनसीईएल लिमिटेड जो है ना, ये कंपनी है। अब देखो, भारत सरकार स्थापित कर रही है कंपनी, आगे चल करके इसका जब बिजनेस मॉडल बढ़ता जाएगा, आगे चल करके ये भी आपको देखने को मिलेगा कि मिनी रत्न या नवरत्न या महारत्न कंपनी बन जाएगी इन फ्यूचर, अगर प्रॉफिटेबल रही और ग्रो करती रही तो ऐसे ही ये कंपनियां जो सरकार द्वारा स्थापित की जाती हैं या फिर सरकार द्वारा एक्वायर कर ली जाती हैं, जिसमें मतलब सरकार की हिस्सेदारी 50% से ज्यादा होती है, तो वही मिनी रत्न, महारत्न या नवरत्न की कैटेगरी में जाती हैं, है ना। तो ये अभी तो नहीं गई, अभी तो ये स्थापित हुई है, लेकिन इसका काम क्या होगा इसको देखो। ये है नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। तो नाम को ही तोड़ो, कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट। तो जो जितना जो कोऑपरेटिव सेक्टर है ना, जितना अपना सहकारी क्षेत्र है ना, उसके निर्यात के लिए बनाई गई है कंपनी। सहकारिता मामलों के मंत्रालय के मंत्री हैं, तो उन्होंने सहकारिता क्षेत्र के कोऑपरेटिव सेक्टर के जितने भी उत्पादन होने वाले हैं, उनका जो निर्यात होने वाला है, उसकी जिम्मेदारी इस कंपनी को दी है। ये कंपनी निर्यात करेगी, ठीक है, और उसमें सहयोग करेगी। तो ये अभी 25 जनवरी 2023 को स्थापित की गई थी, रजिस्टर की गई थी ऑफिशियली। अभी इसका उद्घाटन भी इन्होंने कर दिया है। इसके चेयरमैन है पंकज बंसल जी। अगला, अक्टूबर 2023 में किस विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय संगीत और नृत्य उत्सव की मेजबानी की? तो दोस्तों चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के द्वारा, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के द्वारा अभी अंतर्राष्ट्रीय संगीत और नृत्य उत्सव की मेजबानी की गई है। ये इंटरनेशनल लेवल पर ये मेजबानी की गई अंतर्राष्ट्रीय संगीत और नृत्य उत्सव की। संगीत मतलब सॉन्ग समझ लो, नृत्य मतलब डांसिंग। तो सॉन्ग और डांसिंग के लिए ये इंटरनेशनल इवेंट था। दुनिया भर के तमाम देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें हिस्सा लिए, और ये भारत की तरफ से मीनाक्षी लेखी जो हैं, ये मुख्य अतिथि के रूप में गई थी, जो कि केंद्रीय विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी जी। ओके, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आयोजन किया गया। साथियों, अगर आप हमसे पेड बैच भी पढ़ना चाहते हैं तो वही पेड बैच भी आता है, एसएससी जीडी का, बिहार एसएससी का, और इसके अलावा आप जीएस सफलता बैच भी ले सकते हो, और आप ले सकते हो इधर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का बैच, और भी खाकी बैच भी है पुलिस का, यूपी पुलिस का, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो एमजेटी ऐप पर। एमजेटी ऐप पर आपको ना सिर्फ पेड बल्कि बहुत सारे फ्री कंटेंट भी दिए गए हैं। तो आप फ्री कंटेंट जो है ना, आप शुरुआत उनसे भी कर सकते हो। बहुत सारे मटेरियल्स वहां पर फ्री दिए गए हैं, तो आप जाइए वहां पर फ्री क्विज सेक्शन में, फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में, या फ्री पीडीएफ सेक्शन में जाकर के, फ्री वीडियो सेक्शन में जाकर के आप बहुत सारी चीजों का फायदा उठा सकते हो, है ना। तो इनका भी आप लाभ जरूर उठाइए। चलिए, हाल ही में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो 37वां राष्ट्रीय खेल, इसका पहला स्वर्ण पदक अभी हाल ही में जीत लिया है असम महिला बैडमिंटन टीम ने। देखो, राष्ट्रीय खेल का 37वां संस्करण ये भी शुरू हो चुका है, और ये आयोजित हो रहा है कहां पर?
गोवा में। तो इसमें पहला गोल्ड, चूंकि पहला जो मेडल होता है और खास करके पहला गोल्ड जो होता है वो इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये चूंकि ये भारत का ही इवेंट है, भारत में ही ये हो रहा है, तो पहला मेडल हम लोग देखें, इससे अच्छा पहला गोल्ड ही देख लें, है ना, क्योंकि जो भी जीतेगा जो भी हारेगा वो सब भारतीय ही होंगे। तो इसमें किस राज्य ने पहला गोल्ड जीता है ये इंपॉर्टेंट रखता है बात। तो असम की महिला बैडमिंटन टीम ने पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है, किसको हरा करके? महाराष्ट्र की महिला बैडमिंटन टीम को हरा करके। वहीं अगर पुरुषों में बात करें तो कर्नाटक ने महाराष्ट्र को हरा करके इन्होंने जीता पुरुषों में गोल्ड। अच्छा, पहले दिन बैडमिंटन का हुआ, और भी बहुत सारे इवेंट हुए, लेकिन बैडमिंटन का फाइनल हो गया था, इसीलिए पहला मेडल हो गया। नेशनल गेम्स का ये 37वां संस्करण गोवा में आयोजित किया जा रहा है, और मोगा इसका रखा गया है मस्कट यानी शुभंकर। गोवा के जो सीएम है प्रमोद सावंत जी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, रिवीजन भी कराया हुआ है इसका। पिछला वाला 36वां गुजरात में किया गया था, और उससे पहले 2015 में हुआ था केरल में आयोजन। तो 35वां, 36वां और 37वां तो कम से कम आपको याद होना चाहिए। ये राष्ट्रीय खेल हैं, यानी कि नेशनल गेम्स हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स से कंपेयर मत कर देना इसको, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारतीय नौसेना को कौन सा युद्धपोत सौंपा गया? तो अभी हाल ही में इंडियन नेवी को दोस्तों आईएनएस इम्फाल सौंपा गया है। आईएनएस इम्फाल जो है ये ये स्टील कैटेगरी का एक पोत है, और इंडियन नेवी को सौंपा गया है। ये स्वदेशी रूप से बनाया गया है, और ये अपनी कैटेगरी का तीसरा ऐसा युद्धपोत है। ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के साथ आता है। तो यानी कि गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी है इसमें, आईएनएस इम्फाल इसका नाम है, और ये तीसरा स्वदेशी स्टील ऐसा युद्धपोत है, आईएनएस इम्फाल। आईएनएस जब भी लगा हो तो इसका मतलब है इंडियन नेवल शिप है, यानी भारतीय नौसेना के लिए शिप है। अगर किसी किसी के नाम के सामने आईसीजीएस जो लिखा रहता है ना, आईसीजीएस का मतलब ये होता है कि ये इंडियन कोस्ट गार्ड का शिप है, यानी भारतीय तटरक्षक बल का शिप है। तो ये भारतीय नौसेना को जाएगा, ठीक है। बनाया किसने है इसको? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। क्लियर। इंडियन नेवी के अगर अध्यक्ष की बात करें तो दोस्तों वो हैं एडमिरल आर हरि कुमार जी। भारतीय नौसेना जो है ये 4 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हॉस्पिटल सर्विस की डीजी बनने वाली, यानी डायरेक्टर जनरल महानिदेशक बनने वाली पहली महिला एयर मार्शल कौन बनी हैं? तो वो बन गई हैं साधना सक्सेना नायर। ये बन गई हैं हॉस्पिटल सर्विस, कौन सी हॉस्पिटल सर्विस? मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला एयर मार्शल। वैसे ये एयर मार्शल की पोस्ट पर पहुंचने वाली दूसरी महिला है, लेकिन ये एयर मार्शल की पोस्ट पर पहुंचने के साथ साथ महानिदेशक बनने वाली, मिलिट्री हॉस्पिटल की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला ये बन गई है, ठीक है ना। तो मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस की। अच्छा, पहली महिला जो बनी थी एयर मार्शल वाली, वो कौन बनी थी? वो सन 2002 में पद्मा बंदोपाध्याय बनी थी। ये एयर मार्शल बनने वाली पहली महिला थी। ये एयर मार्शल के साथ साथ महानिदेशक डायरेक्टर जनरल बनने वाली पहली महिला बनी है। थोड़ा थोड़ा अंतर है, याद रखना। चलिए, पहली महिला आया है तो पहली महिला को हम लोग रिकॉल करेंगे। जैसे जैसे अभी सुधा मूर्ति दोस्तों, ये ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी थी। जया वर्मा सिन्हा जो है ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। गीतिका श्रीवास्तव ये पाकिस्तान में भारतीय मिशन की पहली महिला प्रमुख बनी थी। सोनाली घोष जो है ये काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड निदेशक बनी थी। और कैप्टन अभिलाषा बराक, इनका नाम याद रखना, ये भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनी थी। रितु खंडूरी उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी थी। माधवी पुरी बुच जो है ये सेबी की पहली महिला प्रमुख बनी थी। ये पहली महिला से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन, लद्दाख के सियाचिन में शहीद हुए देश के पहले अग्निवीर कौन हैं? तो दोस्तों अभी एक बहुत ही दुखद खबर आई, भारत के पहले शहीद होने वाले पहले अग्निवीर बन गए हैं दोस्तों गावते अक्षय लक्ष्मण। ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे गावते लक्ष्मण। देखो आप, क्या उम्र थी बेचारे की, मात्र 21-22 साल की उम्र का लड़का। अग्निवीर योजना के तहत जो भर्ती हुआ था, अग्निपथ स्कीम आई थी, सरकार द्वारा लाई गई थी, आपने सुना होगा, 4 साल के लिए मिलिट्री में सेवा करने के, देश के लिए सेवा करना है, देश के लिए शहीद हुए हैं। और ये जो है सियाचिन में ग्लेशियर में वहां पर तैनात थे। ऐसा बताया जा रहा है कि इनकी तबीयत खराब हो गई और वहां पर समय पर ट्रीटमेंट मिल नहीं पाया, इस वजह से इनका निधन हुआ, इस वजह से ये शहीद हुए हैं। तो ये शहीद होने वाले पहले अग्निवीर हो गए, मतलब जो अग्निपथ योजना लाई गई थी उसके तहत जो सैनिक भर्ती होते थे उन्हें अग्निवीर कहा जाता था। तो अग्निवीर में अभी तक जितनी भी भर्तियां हुई थी उसमें से
पहले शहीद ये हुए हैं, अभी तक किसी की मृत्यु नहीं हुई थी, कोई शहीद नहीं हुआ था, तो अभी ये पहले बने हैं। तो पहले कौन है? गावते अक्षय लक्ष्मण। कहाँ के? महाराष्ट्र के रहने वाले थे। तो अग्निपथ योजना जो है ये 4 वर्षों के लिए सेना भर्ती योजना थी। इसका जो सैनिक होता है वो अग्निवीर कहलाता है। क्लियर? तो ये थे दोस्तों टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप नए आए हो तो। और व्हाट्सएप चैनल अपना ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, टेलीग्राम को भी ज्वाइन करो। व्हाट्सएप चैनल पर और टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारे कंटेंट आपको भेजे जाते रहते हैं और अवेलेबल भी हैं ऑलरेडी भी। आप पुराने भी सभी कंटेंट देख सकते हो। व्हाट्सएप चैनल की यही वाली खास बात है, इसमें सबसे अच्छी जो है कि आप पुराने वाले भी चीज़ों को देख सकते हो जो भेजा गया रहता है, आप चाहे जब ज्वाइन करो। तो आप पिछली जो भी वन लाइनर भेजी जाती है उनको आप रिविजन कर सकते हो। डेली का डेली वन लाइनर भी भेजा जाता है आपको। चलिए, तो भारत का सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज बोगीबिल ब्रिज ये कहाँ पर स्थित है? कल मैंने पूछा था, तो ये असम में है। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये झारखंड में किया जा रहा है। आज आपको क्या बताना है कि चर्चे में रहा चक्रवात हामून, इसका नामकरण किसने किया है? किस देश ने इसको नाम दिया है? इसके अलावा जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जो है ये भारत के कौन से में मुख्य न्यायाधीश हैं? ये दोनों ही क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, दोनों के बारे में आपको जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको कोई सा भी प्रॉब्लम आता है, कोई सा भी इशू आता है, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हो। एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है, एजुकेशन और लाइफ से भी रिलेटेड। फिलहाल एमजीटी ऐप पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप वहां से भी जाकर चीज़ें को डाउनलोड कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। हमारे पेड और फ्री बहुत सारे बैचेज और कोर्सेज और ई बुक्स, स्टडी मटेरियल सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। मैं मिलूंगा आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।